हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फ्राई क्यूब। मैं नामिका डागर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की सेकंड वीडियो, जिसमें कि हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देखा, फिर उसके बाद में सेकंड में हमने डेफिनेशंस को देख लिया था और उसके बाद हमने कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए थे। ये हमारे है एमसीक्यू का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि माल विक्रय के समव्यवहार में कितने पक्ष होते हैं, कि सेल्स ऑफ गुड्स के जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें कितने पक्षकार होते हैं। तो कितने होते हैं भाई? एक तो क्या होगा, एक तो बायर होगा, क्रेता होगा मीन्स, है ना, और एक विक्रेता होगा, एक सेलर होगा। तो कितने पक्षकार होंगे भाई? दोनों, तो दो पक्षकार होंगे, है ना। चलिए, इसके बाद है कि परिधान के लिए आवश्यक है, परिधान मीन्स डिलीवरी, कि डिलीवरी के लिए क्या आवश्यक है। तो डिलीवरी के लिए क्या आवश्यक है? एक तो क्रेता होना चाहिए और विक्रेता होना चाहिए, है ना, पक्षकार होने चाहिए दोनों, बिल्कुल। फिर इसके बाद में क्या है, अगर हमने कोई गुड खरीदा है, कोई वस्तु खरीदी है, तो उसका अंतरण भी होना चाहिए उसके कब्जे का, बिल्कुल ये भी है, कब्जे का अंतरण होना चाहिए। और ऐसा अंतरण स्वेच्छा से होना चाहिए, ठीक है, कि जो उसकी कंसेंट होनी चाहिए, उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ये भी है। तो हमारा आंसर है डी, उपयुक्त सभी या ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद है क्वेश्चन कि परिधान के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कि डिलीवरी कितने प्रकार से हो सकती है। तो एक तो वास्तविक परिधान हो सकता है, कि रियल में परिधान हो रहा है भाई, एक है कि परिलक्षित परिधान हो रहा है, एक है प्रतिकारात्मक परिधान हो रहा है, फिर है उपरोक्त सभी। तो ये सारे क्या है, परिधान के प्रकार हैं। क्वेश्चन है कब्जा मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, कि ऑनरशिप कितने प्रकार की होती है। तो ऑनरशिप कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक वाली और एक आणविक वाली, ठीक है, रियल और कंस्ट्रक्टिव। ओके, तो आंसर है हमारा ए। इसके बाद है क्वेश्चन कि माल शब्द से निम्नलिखित सम्मिलित किया जाता है, कि गुड्स में क्या सम्मिलित किया जाता है, क्या ऐड किया जाता है। अगर हम सोचें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के बारे में कहाँ बात की गई है, तो वो बात की गई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 54 से लेके सेक्शन 57 तक सेल्स के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर किसकी बात की गई है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक केवल मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति के विक्रय की बात करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कौन सा है? 1930, जो कि किसकी बात करता है? माल शब्द में कहा क्या सम्मिलित है इसमें? माल शब्द कहाँ पे डिफाइन किया गया है भाई? माल शब्द डिफाइन किया गया है 27 में। तो क्या क्या है कि प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्टॉक और अंश भी आते हैं, और उगती फसलें और घास भी आती हैं, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। स्थावर संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? तो क्या डेफिनेशन दी हुई है वहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में? ये दिया हुआ है कि स्थावर संपत्ति के अंतर्गत उगती घास, खड़े कास्ट, है ना, और फसलें नहीं आती हैं, यही है ना। तो अगर उगती घास है और फसल है तो वो क्या होंगी फिर? इसका मतलब जंगम संपत्ति है। ओके, तो आंसर है हमारा डी। इसके बाद है डिक्री जंगम संपत्ति है, अतः यह माल की परिभाषा में सम्मिलित है। यह अभिनिर्धारण किस वाद में हुआ? कि डिक्री जंगम संपत्ति है और ये माल परिभाषा में सम्मिलित है। किस केस में कहा गया था? ये कहा गया था विट्ठलदास बनाम जगजीवन के केस में। किसमें कहा गया था भाई? विट्ठलदास बनाम जगजीवन के केस में। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन से समव्यवहार माल विक्रय की परिभाषा में नहीं आते, कि ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं जो किसके ट्रांजैक्शन में नहीं आते? सेल्स ऑफ गुड्स के परिभाषा में नहीं आते हैं। तो अगर हम बात करें कि वस्तु विनिमय की बात करें, तो ये कहाँ विनिमय की बात कहाँ पर की गई है? ये भी कहाँ की गई? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में की गई है ना। तो ये भी नहीं आएगा भाई, क्योंकि 100 कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक क्वेश्चन, तो कहाँ पे बात की गई है? कहाँ पे बात की गई है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 118 से लेके 121 तक बात की गई है एक्सचेंज की। इसके बाद दान है, तो दान की भी बात वहीं पे की गई है। बात कहाँ पे की गई है? 122 में डिफाइन कर दिया गया, परिभाषा बता दी गई, और 129 तक इसे बात की गई है दान के बारे में।
गिरवी या उपनिधान की बात करता है, बेलमेंट की बात की गई है। गिरवी की बात कहाँ की गई है, कहाँ की गई है ये बात, ये की गई है उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ओके, तो ये है उपयुक्त सभी कहाँ पर नहीं आते हैं भाई, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय एवं विक्रय के करार में अंतर है। तो विक्रय और विक्रय का करार कहाँ पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 4 में किया गया है विक्रय और विक्रय का करार, है ना, सेक्शन 4 में किया गया है ना, बिल्कुल सेक्शन 4 में किया गया है। तो ये बात करता है कि विक्रय और विक्रय के करार में अंतर है कि विक्रय के में क्या होता है कि स्वामित्व का अंतरण शीघ्र हो जाता है, जबकि विक्रय के करार में स्वामित्व भविष्य में अंतरित होता है। बिल्कुल सही बात है, जब विक्रय हो रहा है, सेल हो रही है, तो क्या करेंगे, तुरंत ही उसे क्या दे देंगे भाई, ओनरशिप दे देंगे, है ना, यही तो है। लेकिन अगर विक्रय का करार कर रहे हैं तो क्या होगा, विक्रय का करार कर रहे हैं कि जो हम सेल करेंगे वो कुछ निर्बंधन लगा देंगे, कुछ शर्त लगा देंगे कि इसी के अनुसार होगी, जो हमारी सेल होगी वो इसी के अनुसार होगी, है ना, उसमें सेल नहीं होती है, बस कुछ कंडीशन बता दी जाती हैं। फिर है विक्रय में माल के साथ जोखिम भी शीघ्र अंतरित हो जाता है, जबकि विक्रय में के करार में ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, विक्रय में कार्य का निष्पादन शीघ्र हो जाता है, जबकि विक्रय के करार में निष्पादन शेष रहता है। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद है क्वेश्चन कि विक्रय की संविदा की शर्तें निम्नलिखित हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं। तो अभिव्यक्त हो सकती हैं, विवक्षित हो सकती हैं, पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती भी हो सकते हैं, उपरोक्त सभी। अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेस हो सकती हैं, इम्प्लाइड भी हो सकती हैं, कोई पहले शर्त लगाई हो या कोई बाद के लिए शर्त लगाई हो, तो ये सभी शर्तें कहाँ हो सकती हैं भाई, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हो सकती हैं। फिर है प्रस्तावना और स्वीकृति के तथ्य को एक दूसरे पक्षकार को संसूचित करना नितांत आवश्यक है। ये निर्धारण किसमें किया गया था, ये किया गया था लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त के केस में। यहाँ पर क्या हुआ कि लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त के केस में एक बच्चा खो जाता है, तो वो इनाम की घोषणा कर देते हैं, है ना, तो एक जो उनका नौकर होता है वो एक बच्चे को ढूंढ के ले आता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि इन्होंने क्या की हुई है, इनाम की घोषणा की हुई है, लेकिन वो पैसे की मांग करता है। तो ये कहा गया कि भाई प्रस्तावना हुई है, ठीक है जी, प्रपोजल हुआ है, लेकिन उसके साथ में उसे पता भी तो होना चाहिए इसके बात के बारे में, और उसे एक्सेप्ट भी तो किया जाना चाहिए, तभी तो वो इनाम के लिए दावा करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता, है ना। तो ये बात कही गई है लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त के केस में। ओके, और मोहनलाल बनाम कृष्णा प्रेम जी, और केन बनाम मून, और फिर है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या है भाई, लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त का है। एक विक्रय की विधिपूर्ण संविदा के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक होती हैं। अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या क्या होना जरूरी है, प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर कोई प्रतिफल भी दिया जाना चाहिए, कंसिडरेशन भी होना चाहिए, प्रस्तावना और प्रतिग्रहण की संसूचना भी दी जानी चाहिए। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, उन्हें पता नहीं होगा, तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, है ना, तो सभी होने चाहिए। फिर निम्नलिखित में से विक्रय की संविदा करने के ढंग कौन सा है। तो कैसे कैसे हो सकता है, लिखित में भी हो सकती है, मौखिक में भी हो सकती है, आचरण के द्वारा भी हो सकती है, उपरोक्त सभी, तो सभी के द्वारा हो सकती है। क्वेश्चन है कि अग्रिम धन या पेशगी या बयाना क्रय कीमत का एक भाग होता है जबकि समयवार पूर्ण हो जाता है। यदि क्रेता की चूक के कारण समयवार पूर्ण नहीं होता तो उसके समर्पण हो जाता है। यह निर्धारण किस वाद में किया गया था। तो ये कहा गया था चिरंजीत लाल बनाम हर्षस्वरूप के केस में कि अगर अग्रिम धन या पेशगी या बयाना क्रय कीमत का एक भाग है कि क्या दिया हुआ है भाई, हमने पहले से ही कुछ सेलर को कुछ पैसे दे दिए हैं, कुछ पेशगी दे दी है, या कुछ बयाना दे दिया है किसी माल को खरीदने के लिए, है ना। तो जबकि समयवार पूर्ण हो जाता है और ट्रांजैक्शन पूरी हो गई, और यदि क्रेता की चूक के कारण समयवार पूर्ण नहीं होता है तो इसका समर्पण हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाएगी भाई, खत्म हो जाएगी। तो ये निर्धारण किस विवाद में हुआ, चिरंजीत लाल बनाम हर्षस्वरूप के केस में। फिर है जहां पर संविदा निर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए है, वहां यदि विक्रेता के ज्ञान के बिना वह माल उस समय जब संविदा की गई थी नष्ट हो गया था या इतना नुकसानग्रस्त हो गया था कि वह संविदा में अपने वर्णन के अनुरूप नहीं रह गया, तो संविदा क्या मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। यह माल विक्रय अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि संविदा निर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए है और विक्रेता के ज्ञान के बिना माल उस समय से पहले क्या हो गया भाई, नष्ट हो गया। तो कहाँ पर है भाई ये, अगर विक्रय की संविदा की जा रही है
ठीक है, और संविदा के जाने से पहले अगर माल नष्ट हो जाता है तो सेक्शन 7 में है, और अगर विक्रय के पूर्व किंतु विक्रय करने के करार के पश्चात माल नष्ट होता है तो सेक्शन 8 में है। तो यहाँ पर क्या है, जहां पर संविदा बिना निर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए है, वहां यदि विक्रेता के ज्ञान के बिना वह माल उस समय सिर्फ संविदा की गई थी नष्ट हो गया था, तो क्या है भाई, संविदा करने से पहले हुआ, तो सेक्शन 7 आएगा, हमारा आंसर आएगा सी। देख लेते हैं एक बारी, तो बिल्कुल सही बात है, आंसर हमारा सी है ना। इसके बाद है माल विक्रय के लिए कौन से आवश्यक तत्व हैं, तो कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं अगर किसी माल को हम बेच रहे हैं, तो अनुबंधिक क्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल। क्या अनुबंधिक क्षमता मतलब, वो करार करने के लिए कैपेबल होने चाहिए, द्विपक्षीय संविदा होनी चाहिए क्रेता विक्रेता के बीच, सामानों की बिक्री के अनुबंध के पक्षकारों की परस्पर और स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, बिल्कुल भैया, ये भी बात सही है कि फ्री विल होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए उनकी फ्री, विक्रेता को लाभ होना चाहिए। अब इसमें एक और बात कह दी है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि विक्रेता को लाभ ही हो, हमारी कौन कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ए बी और डी। ओके, तो आंसर होगा हमारा बी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं, बिक्री की परिभाषा और अनिवार्य तत्व की बात किसमें की गई है, ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है, तो व्यापार और प्रथा द्वारा विकसित शर्तें पीटर डार्लिंगन पार्टनर्स लिमिटेड बनाम गोसो कंपनी लिमिटेड 1964 के केस में ये कहा गया था, ये सही सुमेलित है, इसके अलावा सारे भाई गलत दिए हुए हैं। फिर है निम्नलिखित में शर्त एवं वारंटी में से कौन सा प्रमुख अंतर है, तो शर्तें कहाँ पर बताई गई हैं, शर्तें बताई गई हैं 12 में शर्तों और वारंटी के बारे में प्रावधान है सेक्शन 12 में, और 13 में बताया गया है कि शर्तें कब वारंटी मानी जा सकेंगी। ओके, तो ये कहता है कि शर्त और वारंटी में कौन सा अंतर है, अंतर की बात कर रहा है। तो पहला क्या है कि यदि शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो निर्दोष पक्षकार संविदा का विखंडन करा सकता है, सही बात है बिल्कुल, जबकि वारंटी के उल्लंघन के मामले में संविदा विखंडित नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही बात है। शर्त वारंटी से कम महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये तो गलत है, शर्त ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, वारंटी कम। फिर शर्त के उल्लंघन के मामले में क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है, जबकि वारंटी के, अभी क्वेश्चन भाई रह गया है, लेकिन इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि यदि शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो निर्दोष पक्षकार संविदा का विखंडन करा सकते हैं, लेकिन वारंटी के उल्लंघन के मामले में संविदा विखंडित नहीं होती बल्कि क्षतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ओके, चलिए ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।